हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज क्या होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, इन द गिवन मैट्रिक्स दिस वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 1, द आइगन वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू 1 आर। इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 1 है और उसी आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंड आइगन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे लिखते हैं आइगन वेक्टर के लिए, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, x की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है और a भी हमें पता है। तो a माइनस लेमडा आई हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस लेमडा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ लेमडा सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 2 0 1 माइनस लेमडा 0 1 2 1 माइनस लेमडा। और इनटू में क्या होगा, मैट्रिक्स है ये, इनटू में मैट्रिक्स क्या होगी x, जो x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस लेमडा क्या होगा 0, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -x2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 0 ही होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से कि x2 किसके इक्वल है, 2x3 के इक्वल है। एंड यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि x1 किसके इक्वल है, -2x2 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर x3 की वैल्यू हम ले लें, x3 की वैल्यू हमने ले ली कि x3 की वैल्यू कितनी है, k वैल्यू है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2k और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x2 है, तो -2 इंटू 2k क्या आ जाएगा, -4k। तो आइगन वेक्टर क्या आएगा, आइगन वेक्टर हमारा आएगा -4k 2k एंड k। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप मैच कर लो, k की जगह पे क्या दिख रहा है हमें, अल्फ़ा दिख रहा है। तो अगर k हम कॉमन लेते हैं, k की जगह पे हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया, तो आइगन वेक्टर हमें कैसा दिख रहा है, -4 2 एंड 1। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, नॉट इक्वल होगा 0 के, क्योंकि अगर अल्फ़ा हमारा 0 होता है तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यूज कौन सी होती हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यू पहले हम देखते हैं। द आइगन वैल्यू विच अकर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार जो अकर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3 और मान लेते हैं उसकी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं लेमडा ऑफ A, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, वो किस टाइप की हैं, 1 1 एंड 2, ये आइगन वैल्यू हमें मिल रही है। तो अब अगर एक आइगन वैल्यू को हम देखें तो ये 2 बार अपीयर हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लेमडा इज इक्वल टू 1 है वो क्या है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू है। और इसकी डीजेनरेसी की अगर हम बात करें, डीजेनरेसी, तो वो कितनी हो जाएगी, जितनी बार वो अकर हो रही है 1 एंड 2, तो डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और इस डीजेनरेसी को ही मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइगन वैल्यू
तो उसको हम लिख देंगे, जैसे अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखें तो वो क्या आ जाएगी, हम लिखेंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अब नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू कौन सी होती है, जो एक ही बार अपीयर हो, जैसे 2 है वो अपनी क्या है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है। तो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू एक बार अपीयर होती है तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी या फिर हम बोले डीजेनरेसी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो डीजेनरेसी 1 होगी नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए, और डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी 1 से, ग्रेटर देन होगी 1 से, इक्वल तो नॉन डिजेनरेट के लिए ही होगी, डिजेनरेट के लिए ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो ये तो होगी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बात आती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए मैट्रिक्स वो क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अकर फॉर ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू। तो इसको हम लिख देंगे GM से, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करें इन आइगन वैल्यूज के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारी क्या है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी है 2। तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी 1 के फॉर डिजेनरेट आइगन वैल्यू, और फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू वो क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक हमारी क्या है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है तो उसके कोरस्पोंड एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आइगन वेक्टर्स फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज और आर ऑलवेज क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि लैम्डा इज एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की, तो उसके लिए लैम्डा जो वैल्यूज हैं हमारी आइगन वैल्यू जो हैं वो क्या आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये सारी वैल्यूज क्या हैं, नॉन डिजेनरेट हैं। तो हर एक वैल्यू के कोरस्पोंड आइगन वेक्टर हमें मिलेगा x1, x2, x3। तो क्योंकि ये नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं तो x1, x2, x3 जो होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, वो हमें क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नॉन डिजेनरेट के लिए क्या होती है, 1 होती है। तो अगर एक की हम बात करें तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए एक दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हमें मिलेगा, और 3 के लिए एक और मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि आइगन वेक्टर्स फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी कि आइगन वेक्टर्स फॉर डिजेनरेट आइगन वैल्यू may और may not be लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिजेनरेट के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी 1 पे, मतलब वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल लैम्डा जो वैल्यू है हमारी 1, 1 आ रही है तो मतलब डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, और 1, 1 के कोरस्पोंड अगर हमें एक ही आइगन वेक्टर मिलता है, या फिर हम बोलें कि x1 और x2 हमें मिलता है, लेकिन x2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
कोई कांस्टेंट k इंटू में x1, तो ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो अगर हमें लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा और एक तो वेक्टर क्या मिलेगा, इंडिपेंडेंट मिलेगा, तो उस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। अगर दोनों ही हमें इंडिपेंडेंट मिलते हैं तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए वो क्या होंगे, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं डिजेनरेसी, डिजेनरेट स्टेट्स या डिजेनरेसी अगर हम बोलें तो डिजेनरेट स्टेट्स कौन सी होती हैं, डिजेनरेट स्टेट्स हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स विद सेम आइगन वैल्यू, विद सेम आइगन वैल्यू या फिर हम बोले सेम एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिजेनरेट स्टेट्स को कैसे लिखते हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो सेम है लेकिन स्टेट क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो डिजेनरेट स्टेट्स हैं। मतलब आइगन वैल्यूज़ तो हैं वो क्या है, डिजेनरेट है। आइगन वैल्यू क्या है, मान लो कि एनर्जी हम निकाल रहे हैं तो एनर्जी हमें क्या मिल रही है, E1 एंड E1 सेम एनर्जी मिल रही है, लेकिन स्टेट क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी, psi1 psi2, दो डिफरेंट स्टेट हमें मिलेंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिजेनरेट आइगन वैल्यू है। ठीक है, या फिर डिजेनरेट स्टेट्स हम बोलें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या बोलेंगे कि आइगन स्टेट या आइगन वेक्टर जो होते हैं फॉर डिजेनरेट आइगन वैल्यू, जिनकी सेम आइगन वैल्यू हो, हम क्या बोलेंगे उनको कि वो क्या होंगे, आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब psi1 जो है उसको हम कोई कांस्टेंट इनटू में psi2 नहीं लिख सकते, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर हम ऐसे लिख सकते हैं कि psi2 जो है वो किसके इक्वल है, k इंटू में psi1 के इक्वल है, तो ये जो psi2 और psi1 है ना वो सेम ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिजेनरेट नहीं हुई ना, डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए सेम आइगन वैल्यू के साथ। तो डिफरेंट स्टेट कब होंगी, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी कि आइगन स्टेट्स फॉर नो डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन आइगन वेक्टर्स या आइगन स्टेट फॉर डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ भी ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, मे और मे नोट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइगन स्टेट्स होती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। ओके, तो यहाँ से AM और GM की वैल्यू हम लिखें तो क्या आ जाएगी, आइगन वेक्टर्स फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या होगा कि अगर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है तो GM की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हमने देखा इधर से, और नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है तो AM की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं तो AM की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी ऑलवेज, और GM की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है 1 से, लेकिन ये वैल्यू जो है डिजेनरेट स्टेट के लिए वो किसके इक्वल होती है, n-r के इक्वल होती है, जहाँ पे n अपना क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जो मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे उसका ऑर्डर होगा जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड r क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A माइनस लेमडा I, इसकी हमें रैंक देखनी है। तो n-r जो हम करेंगे वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स देंगे फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लेमडा। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें बताना है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने देखा कि फॉर नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है, एंड डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है, या फिर हम बोले n-r से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है। तो आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं। तो 5 माइनस लेमडा माइनस 1 1 3 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट रखा हमने 0 के इक्वल, और सोल्व करेंगे तो 5 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, 4 एंड 4। तो ये कैसी हैं, डिजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं। तो डिजेनरेट आइगन वैल्यूज के लिए जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 1 होगी, और उसको हम लिखेंगे n माइनस आर से। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 है, ठीक है। r जो है वो अपनी रैंक है किसकी, a माइनस लेमडा आई की। तो a माइनस लेमडा आई की रैंक फाइंड आउट करने के लिए a माइनस लेमडा आई हम रखेंगे, लेमडा की वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 एंड माइनस 1 1, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1। तो ये जो मैट्रिक्स है वो अपनी क्या है, a माइनस 4i, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमने लिख ली और इसकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। तो रैंक फाइंड आउट हम क्या करते हैं कि जो लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे और देखेंगे कि वो 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। या फिर हम कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो की हम बात करें तो केवल एक ही रो है, क्योंकि जो R2 है हमारी वो किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। या फिर कॉलम की हम बात करें तो C1 जो है, जो C2 है अपना, वो किसके इक्वल है, माइनस C1 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम जो होते हैं वही हमें क्या बताते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक इस मैट्रिक्स की क्या आ जाएगी, a माइनस 4i की कितनी आएगी, 1। n की वैल्यू 2 है, रैंक की वैल्यू 1 है, तो n माइनस r जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 1। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे कि हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करें और ये देखें कि वो लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं या इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लेमडा आई तो अपनी यही मैट्रिक्स है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, एंड x अपना क्या है, x1 x2 किसके इक्वल है, 0 0। तो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, x2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो अगर आइगन वेक्टर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x1 x1। बाकी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ यही आइगन वेक्टर हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि दो इक्वेशन से हमें दो वैल्यूज हमें मिल रही हो, x1 और x2 की। तो यहाँ पे सिर्फ यही आइगन वेक्टर हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है अपना कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप देख लो, जब भी आप आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हो किसी मैट्रिक्स की, तो उनका सम करके देखो कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के, ठीक है। सेकंड है अपना कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक तो हम सम चेक कर लेंगे कि वो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल आता है या नहीं आता है। दूसरा आप ये चेक कर लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उसके इक्वल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यूज की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो आपका आंसर इनकरेक्ट है, फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि क्या आइगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। थर्ड है अपना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विल हैव सेम आइगन वैल्यू। कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं देन हम उसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो सेम ही आती हैं, ठीक है।
इफ ए बी ए रियल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज एंड इनटू में ए विल हैव रियल एंड पॉजिटिव आइगन वैल्यू। अगर ए रियल है मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम लेंगे ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इनटू में ए करके जो भी मैट्रिक्स आती है उसकी आइगन वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा रियल और पॉजिटिव आइगन वैल्यू आएंगी। अगर एक रियल मैट्रिक्स है ए तो आइगन वैल्यू उसकी रियल हो भी सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस पर कोई कंडीशन नहीं है कि वो ऑलवेज रियल होंगी। मैट्रिक्स अगर रियल है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो अगर अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा एक आइगन वैल्यू है तो एक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एक आइगन वैल्यू होगी। मतलब अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा भी दूसरी आइगन वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर रियल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस जो होगा, ट्रेस मैट्रिक्स का, वो क्या होगा? रियल होगा, ठीक है। रियल मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट्स रियल हैं। अब सारे एलिमेंट्स रियल हैं तो ट्रेस क्या है? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो भी क्या आएगा? रियल आएगा। और डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो भी क्या आएगा? रियल आएगा। तो अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारा रियल आ रहा है वो तभी आएगा जब अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा एक अगर आइगन वैल्यू है तो दूसरी अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा भी होनी चाहिए, ताकि सम करने पे हमें क्या मिले? रियल मिले। और अगर इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी हमें क्या मिले? रियल मिले। तो ये ध्यान रखो कि अगर कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी दूसरी आइगन वैल्यू होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज मान ली हमने, वो क्या है? लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n। तो के ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? के इंटू में लैम्डा 1, के इंटू लैम्डा 2, के इंटू लैम्डा 3 एंड के इंटू लैम्डा n। इस टाइप की आइगन वैल्यूज होंगी। अगर k किसी स्केलर कांस्टेंट से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो आप अपनी क्या आएंगी? हम अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं उन आइगन वैल्यूज को तो उसी के इक्वल आएंगे, ठीक है। a रेज टू पावर m, जहाँ पे m क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर पावर है m, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? वो हमारी क्या आएंगी? लैम्डा 1 रेज टू पावर m, लैम्डा 2 रेज टू पावर m। इस टाइप की आइगन वैल्यूज हमारी आएंगी, ठीक है। अब है लैम्डा आइगन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ ए की। कोई फंक्शन है ए मैट्रिक्स का, मान लो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज तो हमें गिवन है, कोस ए हमें गिवन हो, साइन ए गिवन हो, या फिर ई रेज टू पावर ए, इस टाइप से अगर मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? कि जो भी फंक्शन होगा हम ऐसे लिख देते हैं एफ ऑफ लैम्डा 1, एफ ऑफ लैम्डा 2 एंड एफ ऑफ लैम्डा n। इस टाइप की आइगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर हम कोस ए फंक्शन कंसिडर करते हैं और कोस ए की हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की आइगन वैल्यूज हमें पता है, तो कोस ए की आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी? कोस लैम्डा 1, कोस लैम्डा 2, कोस लैम्डा n, इस टाइप से आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कि आइगन वेक्टर्स कोरेस्पोंडिंग टू डिस्टिंक्ट और नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। और ये प्रॉपर्टी हमने जब हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स देखी थी उस टाइम पे भी हमने बोला था कि उनके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। मतलब ऑर्थोगोनल कैसे हम देखते हैं कि x1 डैगर इंटू x2 किसके इक्वल होगा? 0 के। x2 डैगर इंटू में x3 हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। और ये प्रॉपर्टी ऑल्सो वैलिड है फॉर रियल सिमेट्रिक एंड रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो जब हमने यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा भी था कि उनके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। एक बार इन प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, इसमें हमने सभी मैट्रिक्स की और उनकी आइगन वैल्यूज जो है वो हमने लिखी हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ मैट्रिसेस और यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज, कि किस मैट्रिक्स के लिए किस टाइप की आइगन वैल्यूज होंगी।
तो रियल, सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू जो है वो ऑलवेज रियल होंगी। रियल, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होंगी? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होंगी, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी। और अपर ट्रायंगुलर की अगर हम बात करें तो अपर साइड में एलिमेंट्स होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में लोअर साइड में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी 0 0 होते हैं। तो आइगन वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी? प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही हमारे क्या हैं? आइगन वैल्यूज हैं। और ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू जो है वो हमेशा किस मॉडुलस की होंगी? यूनिट मॉडुलस की होंगी। तो मतलब उनकी आइगन वैल्यू जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। अगर रियल होगी तो एक ही पॉसिबिलिटी है यूनिट मॉडुलस में कि वो +1 या -1 होगी। अगर कॉम्प्लेक्स होती हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो e⁻θ और e⁻−θ हो सकती है, क्योंकि इनका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो वो यूनिट मॉडुलस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने देखा A² = A होता है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? आइदर 0 और 1। नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो A² = नल मैट्रिक्स होता है उसकी आइगन वैल्यूज ऑलवेज 0 होगी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स A² = आइडेंटिटी होता है, उसके लिए आइगन वैल्यूज या तो +1 होगी या -1 होगी। A² = आइडेंटिटी, इसको हम पैरिटी भी बोल सकते हैं, पैरिटी ऑपरेटर जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। या फिर हमने देखा था इसके एग्जाम्पल में कि जो पोली स्पिन मैट्रिसेस हैं वो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि σx² = 1 होता है, σy² = 1 होता है एंड σz² = 1 होता है। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम इनकी आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि +-1 जो है वो इनकी आइगन वैल्यूज हैं। वो इसलिए है क्योंकि ये क्या है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है जो A² = आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होगी? +1 या फिर -1। तो 8th प्रॉपर्टी में हमने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कंबाइन करके लिखी है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसीडर ए मैट्रिक्स हुज रोज एंड कॉलम्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रो और कॉलम रेस्पेक्टिवली, then one of the eigenvalue of matrix will be equal to trace of matrix and all other eigenvalues will be equal to 0। और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। तो ये क्या कहती है कि अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, किस टाइप की, कि जिसके रो या कॉलम की हम बात करें तो वो स्केलर मल्टीपल है अदर रो और कॉलम के। तो अगर हम मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हम लिखते हैं ऐसे Aij, और वो मैट्रिक्स हमें कैसे गिवन है? I × J टाइप से गिवन है। तो क्या मैट्रिक्स हो जाएगी? फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 × 1 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अगर 3×3 की मैट्रिक्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो R1 है और R2 की हम बात करें तो वो किसके इक्वल है? 2 × R1 के इक्वल है। और R3 की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल है? 3 × में R1 के इक्वल है। या फिर कॉलम्स की अगर हम बात करें तो C2 किसके इक्वल है? 2 × C1, और C3 किसके इक्वल है? 3 × में C1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि कोई भी एक रो जो है ना उसके क्या है? स्केलर मल्टीपल है अदर रोज। क्या गिवन है? rows and columns are scalar multiple of a particular row or column respectively, then one of the eigenvalue will be equal to trace of matrix। और trace of matrix क्या होता है? sum of diagonal elements। तो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की कि एक आइगन वैल्यू तो क्या होगी? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएगा? 14 एंड ऑल अदर आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी। तो 3 ही आइगन वैल्यू हमें मिलेंगी 3×3 मैट्रिक्स से।
और आपको देखते ही समझ आ जाएगा। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हमें दिखती है कि जिसकी जो अदर रोज हैं वो डिपेंडेंट है एक पर्टिकुलर रो पे, या फिर जो कॉलम्स हैं वो डिपेंडेंट है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे, अगर उनको हम ऐसे लिख सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो, तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। एक तो आइगन वैल्यू होगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड अदर आइगन वैल्यूज क्या होंगी 0 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कंसिडर ए मैट्रिक्स फॉर विच सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो आर इक्वल टू के। अगर हर एक रो के एलिमेंट का सम हम करते हैं और वो के ही इक्वल आता है, तो ऐसी एक मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है अपनी जिसमें रो का सम हम कर रहे हैं, तो 1 2 0 और सम कितना आ रहा है 3, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 4 -1 एंड 0। इस टाइप से इसका सम भी 3 3 2 -2, तो सम क्या आ रहा है, हर एक जो रो है उसका सम हमें क्या मिल रहा है, के इक्वल मिल रहा है। तो उसकी एक आइगन वैल्यू, वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी के एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर विल बी ऑफ द फॉर्म दिस। तो एक जो आइगन वैल्यू होगी ना, एक λ1 की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होगी, जो सम ऑफ रो एलिमेंट्स का सम जो आ रहा है उसके इक्वल होगी, और जो आइगन वेक्टर होगा इसके कोरस्पोंड x λ इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंड वो किस फॉर्म का होगा 3 3 3, या फिर हम लिखें 3 अगर हमने कॉमन लिया तो वो इस फॉर्म का हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कंसीडर ए मैट्रिक्स फॉर विच सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम आर इक्वल टू n। यहाँ पे कॉलम्स का सम हमें देखना है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 0 4 -1 0 3 2 -2। तो यहाँ पे कॉलम्स का सम अगर हम करते हैं तो क्या हमें मिल रहा है, सेम मिल रहा है, इक्वल टू है किसके, n के इक्वल है, ठीक है। तो वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n। तो यहाँ पे एक जो आइगन वैल्यू होगी इस मैट्रिक्स की वो क्या होगी 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक इस टाइप की मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 1 1 है, और इसकी आइगन वैल्यूज हमसे पूछी हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर सम ऑफ रो एलिमेंट्स हम करते हैं तो वो इक्वल आ रहा है 3 के। सारी रोज का, अगर सारी रो के एलिमेंट्स का सम हम कर रहे हैं तो वो इक्वल टू 3 आ रहा है। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि एक तो आइगन वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और अगर कॉलम्स का सम भी हम करते हैं तो वो 3 के ही इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें क्लियर हुआ कि एक आइगन वैल्यू तो 3 होगी। अब यहाँ पे देखो तो R2 जो है वो R1 के ही इक्वल है, और R3 जो है वो R1 के ही इक्वल है, या फिर C2 C3 की हम बात करें तो वो C1 के ही इक्वल है। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो है वो क्या है 1 है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो अगर एक ही है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, अगर अदर रोज या अदर कॉलम्स हैं वो उनको हम स्केलर मल्टीपल लिख पाते हैं एक पर्टिकुलर रो या कॉलम का, तो जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर आइगन वैल्यूज क्या होंगी 0 0। तो इस टाइप से हमें आइगन वैल्यू मिल जाएगी इस मैट्रिक्स। तो ये हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की, और इन पे बेस्ड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आपसे नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी वो आप याद कर लेना, और उन पे बेस्ड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये एक उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड एक एग्जांपल है आपके लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।